नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस अंतरिम बजट में अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं, नवयुवकों और किसानों, आज सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ बजट आवंटित किया गया है। राज्यवार अगर हम बातचीत करें तो इस बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन बिहार को हुआ है और इसके बाद आंध्र प्रदेश को हुआ है। बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26,000 करोड़ रुपया, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ रुपया और बाढ़ से हुए नुकसान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड आवंटित किया जाएगा। निश्चित तौर पर इन दोनों राज्यों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं। बिहार तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था और दर्जा न मिलने पर उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर किसी कारणवश विशेष राज्य का दर्जा देना संभव न हो तो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें विशेष आवंटन किया जाए। संभवतः कल जब प्रश्नकाल में इस संबंध में जब प्रश्न पूछा गया तो वित्त राज्य मंत्री ने जिस प्रकार मना किया था उससे ऐसा महसूस हुआ कि नीतीश को इस बजट में खास कोई अहमियत नहीं मिलने वाली है। लेकिन आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भंडारा बॉक्स खोला तो उसमें बिहार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का जब आवंटन हुआ, आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देने की बात हुई तो विपक्षी दलों ने इस बजट को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है और अन्य लोगों ने ये कहा कि अन्य राज्यों के ऊपर इन दो राज्यों को इसलिए वरीयता दी गई है कि ये दोनों नई मोदी 3.0 सरकार को बनाने में इन राज्यों की विशेष भूमिका रही है और इन राज्यों के 28 सांसद सरकार को समर्थन दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बजट का आवंटन देखा जाए तो बिहार उसमें शीर्ष पर दिखता है, लेकिन जैसा कि मैंने विश्लेषण किया उससे ये महसूस होता है कि इन दोनों राज्यों को बजट का आवंटन दिखाकर मात्र फुसलाया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नई राजधानी के लिए, सिंचाई परियोजना के लिए और
अन्य अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ का फौरी तौर पर बजट चाहते थे। उनकी विभिन्न विभागों के मंत्रियों से बातचीत हुई और इस संबंध में उन्हें क्या आश्वासन मिला ये तो पता नहीं लगा, लेकिन आंध्र के अखबारों में ये खबर बड़े बड़े हेडगों में छपी कि 75,000 करोड़ रुपए की फौरी मदद आंध्र प्रदेश को दे दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसमें कि पावर प्रोजेक्ट, हवाई अड्डे और अन्य परियोजनाओं का भी जिक्र है। लेकिन जिस प्रकार इस बजट में मात्र 15,000 करोड़ रुपए की आवंटन विशेष सहायता के नाम पर दिए जाने की बात है, तो मेरे ख्याल से ये आवंटन ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसी प्रकार बिहार को जो भी परियोजनाओं की घोषणाएं हुई हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो अंतरिम बजट अभी पेश हुआ है ये मात्र 5-6 महीने के लिए है, क्योंकि अगले साल जनवरी माह में फिर से सरकार को अगली वित्तीय वर्ष के लिए बजट का आवंटन करना होगा। तो इस बजट को, जो अंतरिम बजट है, इसे आप केवल 4 महीने या 5 महीने का बजट मान सकते हैं। और बिहार में जो आवंटन हुआ है वो सड़कों, पावर प्रोजेक्टों और बाढ़ संबंधी कार्यों के लिए हुआ है। बाढ़ संबंधी कार्यों के लिए तो कुछ पैसा आवंटित हो सकता है, लेकिन अन्य जो परियोजनाएं हैं उनको ज़मीन पर उतारने के लिए भौतिक रूप से ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी और वो ज़मीन अधिग्रहण करने या आदि काम में महीनों का समय लगेगा। यहाँ तक कि बरसात के दौरान, अभी बरसात का मौसम चल रहा, तो करीब 2-3 महीने कोई भी काम ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा। तो इसके बाद 3 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे और सरकार उन चुनावों में व्यस्त हो जाएगी। निश्चित तौर पर, हालांकि बिहार में ये चुनाव नहीं है, लेकिन उसके लगे हुए राज्य झारखंड में ये चुनाव है, इधर हरियाणा में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव। तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में व्यस्त होंगी, सरकार भी चुनाव में व्यस्त होगी, तो लिहाजा 1-2 महीने कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपको आवंटन दिखाई दे रहा है जिसके लिए सरकार की आलोचना की जा रही है, मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि इन दोनों राज्यों को योजनाओं के जरिए बहलाने का काम हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी जो 15,000 करोड़ का आवंटन है, उससे आखिर क्या होगा ये सोचने वाली बात है। मानसून पीरियड में अधिकांश जो कार्य होते हैं विकास के, वो सभी प्रभावित होते। तो निश्चित तौर पर जिस आवंटन को लेकर इन 2 राज्यों की आलोचना की जा रही है, केंद्र सरकार की आलोचना की जा रही, उधर केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों को, इन दोनों सहयोगी दलों के नेताओं को बजट का आवंटन करके और विभिन्न अधूरी योजनाओं को पूरा कराने की घोषणा मात्र 1 लाइन में करके फंसाने का काम किया है, जिससे कि ये उसी लाइन को देखते हुए, विशेष पैकेज को देखते हुए समर्थन जारी रखें। इस बीच जब तीनों राज्यों के चुनाव हो जाएंगे
इसके बाद परिणाम के आधार पर यह तय होगा कि क्या करना है। हो सकता है इसके बाद अचानक ऑपरेशन लोटस चले और उस ऑपरेशन लोटस के तहत नीतीश कुमार का दल भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाए, या नीतीश को छोड़कर वो मंत्री और सांसद भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहिए कि मोदी के साथ चले जाएं, जैसा कि पिछली बार हो चुका है। आर.के. सिंह जिन्हें कि नीतीश कुमार ने मंत्री केंद्र में बनाया था, ऊर्जा मंत्री रहे। बाद में जब नीतीश ने अपना गठबंधन हटाया और दूसरे राजद में चले गए, तो वो केंद्र से लौट कर नहीं गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना जरूरी समझा और वो मंत्री बने रहे। तो निश्चित तौर पर मोदी को अभी सबसे पहले नीतीश की आवश्यकता केवल 3-4 महीने के लिए ही है। इसके बाद वो निश्चित तौर पर, आप ये तय मानिए, क्योंकि मोदी को इतने वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी भी सम्मिश्र सरकार यानी कि साझा सरकार चलाने का अनुभव नहीं हुआ है। उन्होंने हरदम पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है और अपने शर्तों पर चलाई। तो निश्चित तौर पर वो ऑपरेशन लोटस करेंगे और उसमें वो हो सकता है कि नीतीश कुमार के पूरे दल को ही अपने में समाहित कर लें, या उनके सांसद उनके साथ चले जाएं, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 दल तोड़कर उन्होंने जो उनका मूल दल था उन्हें चुनाव चिन्ह और नाम से भी पैदल कर दिया था। वैसा ही मोदी बिहार के मामले में भी करेंगे, इस बात की पूरी गुंजाइश है। खैर, अभी बजट के सहारे जिसकी सराहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की, अभी वो समर्थन देना जारी रखेंगे और संभवतः केंद्र सरकार को इस आगामी जो बजट के पहले तक कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के जरिए बजट में धन के आवंटन का ऐलान हो चुका है और ये दल केंद्र सरकार को समर्थन देते रहेंगे। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो एनडीए दलों के अंदरूनी सहयोगियों का जो दबाव था उसे कम करने का प्रयास कर लिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।